वेलकम टू एलपी एक्सीलेंस। आज हम बात करेंगे चैप्टर सेकंड एसिड्स बेस एंड सॉल्ट। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारा चैप्टर सेकंड है। चैप्टर फर्स्ट हम कर चुके हैं, ठीक है, उसको आप जाके देख सकते हैं, ठीक है, चैनल पे। और इसके नोट्स और इसकी क्वेश्चंस भी हम कर चुके हैं। जो भी डाउट हो आपको रिलेटेड वो आप हमें जरूर बताएं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं किससे, चैप्टर सेकंड को। तो देखिए चैप्टर सेकंड का नाम क्या है, एसिड्स बेस एंड सॉल्ट। क्या नाम है, एसिड्स बेस एंड सॉल्ट। हिंदी में बात करूं तो अम्ल क्षार व लवण। क्या है, अम्ल क्षार व लवण, ठीक है। तो देखिए एसिड्स होते क्या है और बेस क्या होते हैं। देखिए एसिड्स का मतलब है कि जो प्रोटॉन को एडॉप्ट करे, प्रोटॉन को एडॉप्ट करे, सिंपल लैंग्वेज में बात करूं। और बेस का मतलब क्या है, जो क्या करे, रिलीज या गेन, दोनों में फर्क है। क्या करे जल्दी बोलो। एसिड्स रिलीज करता है पॉजिटिव आयन, तो मतलब क्या कर रहा है वो, क्या कर रहा है वो, रिलीज कर रहा है। क्या कर रहा है, लेकिन अडॉप्ट कौन करता है, बेस, ठीक है। चलिए इसी बात को हम ध्यान से समझते हैं। अगर मैं नॉर्मल भाषा में बात करूं तो एसिड एच पॉजिटिव आयंस देते हैं, बेसिक क्या करते हैं जो OH नेगेटिव। एसिड्स का टेस्ट कैसा होता है, सॉल्ट मतलब खट्टा, कैसा होता है, सॉल्ट मतलब खट्टा। और बेस का टेस्ट कैसा होता है, बिटर मतलब कड़वा, मतलब कड़वा, ठीक है। एसिड्स में जैसे नॉर्मली बात करूं तो लेमन आ सकता है, ठीक है, ऑरेंजेस आ सकती है कई बार, ठीक है। और अगर इसमें बात करें क्या कहते हैं आर्टिफिशियल, उसमें बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, निट्रिक एसिड, बहुत सारे एसिड्स होते हैं। और अगर हम बेस की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बहुत सारे बेस भी आते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग बात करूं तो मान लो कोई व्हाइट कलर का क्लॉथ है जिसपे किसकी करी गिर गई है, स्टेन की करी गिर गई है। स्टेन समझते हो, स्टेन समझते हो, क्या होता है, दाग। क्या होता है, दाग। करी मतलब सब्जी की करी, है ना। तो सब्जी की करी के क्या करे गए, दाग लग गए। और उस दाग को हमने क्या किया, सोप के साथ हमने रब करने की कोशिश करी। किसके साथ रब करने की कोशिश करी, सोप मतलब साबुन से उसको धोने की कोशिश करी, सोप के साथ साफ करने की कोशिश करी। तो वो कैसे हो गए, रेडिश ब्राउन हमें दिखे। जैसे हमने उस पर सोप लगाया, वो यहाँ लग गया, सोप लगा के देखा कैसा हो गया, रेडिश ब्राउन। कैसा हो गया, रेडिश ब्राउन। और वो जब हम उसको धो देते हैं, वॉश कर देते हैं बाद में पानी के साथ, तो हमें दोबारा से कैसा मिलता है, येलो कलर में मिलता है। कैसे कलर में मिलता है, तो बात समझ में आई, सिंपल है। किसी भी व्हाइट क्लॉथ के ऊपर करी गिर गई है, ठीक है, उसको हमने साबुन लगाई, रेडिश ब्राउन कलर दिखा, उसके बाद हमने उस साबुन लगाने के बाद उसको धो दिया तो वो येलो कलर दिखा। ये सब क्या था, ये इम्पैक्ट ऑफ बेस था। क्या था ये, सोप क्या है, बेस है। सोप क्या है, बेस है, ठीक है। अच्छा इधर देखते हैं, अब हमें कैसे पता चला कोई चीज सोप है, सॉरी कोई चीज बेस है या कोई चीज एसिड है, हम उसको कैसे देखेंगे, किस तरीके से हमें पता चलेगा। तो इसके लिए इंडिकेटर्स होते हैं। क्या होते हैं, इंडिकेटर्स के मतलब, इंडिकेट मतलब बताना, इंडिकेटर्स मतलब बताना। हमें कोई बताता ही तो है कि भाई ये है, ये चीज ये है, ये चीज ये है। जो चार्जर है, क्या कौन बताएगा चार्जर क्या होता है, भाई जो करंट को लेके जा रहा हूँ चार्जर है, हमारा फोन चार्ज कर रहा है इसलिए तो चार्जर है, नहीं। तो इंडिकेट करना, इंडिकेट जो करता है वो इंडिकेटर्स होते हैं। क्या होते हैं, हमें बताता है ये कोई चीज कैसे, ठीक है ना। तो इंडिकेटर्स दो टाइप के होते हैं, एक आर्टिफिशियल और एक नेचुरल। आर्टिफिशियल को क्या बोलते हैं, सिंथेटिक। क्या बोलते हैं, याद रहेगी, एक प्राकृतिक और एक, हिंदी में बात करें तो प्राकृतिक और कृत्रिम। क्या बोलेंगे, प्राकृतिक और कृत्रिम, ठीक है। चलिए अगर नेचुरल इंडिकेटर्स की मैं बात करूं, सबसे पहला एग्जांपल आपके बुक में दिया हुआ है लिटमस पेपर। क्या क्या दिया हुआ है, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है। क्या है ये, और देखिए नेचुरल इंडिकेटर के साथ साथ मैं इसकी कलर की बात करूं तो ये पर्पल डाई होती है। कैसी होती है ये, पर्पल डाई होती है, ठीक है। अगर आप ये कहां से मिलती है, वो लीचन से मिलती है। कहां से मिलती है, लीचन से। एक्सट्रैक्टेड मतलब लीचन से
मिलती है लीचन से, हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, क्या करते हैं, निकालते हैं। अच्छा, लीचन मतलब थैलोफेटिया नाम का एक प्लांट होता है जिसमें से हम लीचन में से निकालते हैं, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा आ गया आपका टर्मरिक। क्या आ जाता है, टर्मरिक तो सबको पता है, टर्मरिक क्या होती है, हल्दी। टर्मरिक क्या होती है, हल्दी। अच्छा, उसके बाद ये क्या है, रेड कैबेज लीव्स। क्या होता है ये, रेड कैबेज लीव। रेड मतलब लाल, कैबेज मतलब गोभी। हाँ, ठीक है ना। तो मतलब कि उसके पत्ते भी क्या काम करते हैं, हमारे इंडिकेटर्स का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, अच्छा जी। उसके बाद अगर मैं थर्ड वन, सॉरी फोर्थ वन बात करूं, तो पेटल्स। पेटल समझते हैं, फ्लावर के पेटल समझते हैं, रंग बिरंगे होते हैं ना, नीचे खुले होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं नीचे, जिससे हमें बिल्कुल खूबसूरत सा अट्रैक्शन फील कराते हैं फ्लावर के प्रति, ठीक है। तो वो क्या है, पेटल्स है। और कुछ फ्लावर के पेटल्स जो होते हैं वो नेचुरल इंडिकेटर्स हो सकते हैं, जैसे हाइंडिजिया, पेनिटिया या जर्नियम, ठीक है। तो याद रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, ठीक है। 1 नंबर का एमसीक्यू आएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा। जैसे तीनों एग्जांपल दे देगा और कहा और एक कुछ भी लिख देगा, जैसे मान लो एक मिथाइलिन लिख दिया और बोलेगा कि इनमें से कौन सा नेचुरल इंडिकेटर नहीं है। बात समझ गए। तो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या इनमें से एक लिख देगा, ठीक है, और लिख देगा मिथाइल फिलोक्सीन, और कहेगा कि इनमें से कौन सा नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है, ध्यान रखना है, आ सकता है। चलिए, उसके बाद मैं बात करता हूँ सिंथेटिक। तो सिंथेटिक में सबसे पहले कौन सा होता है, मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। सेकंड होता है फिलोक्सीन, ठीक है। तो इंडिकेटर समझ में है, ठीक है। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स उसे कहते हैं जो एसिड्स और बेस में डिफरेंस हमें बता कि ये एसिड है और ये बेस है। और इंडिकेटर्स कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, एक नेचुरल और दूसरा सिंथेटिक। नेचुरल कौन कौन से, लिटमस पेपर है, टर्मरिक है, रेड केबेज लीव्स है, और कुछ पेटल्स है, कुछ फ्लावर्स के, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखने हैं, ठीक है। लिटमस पेपर किस कलर का, पर्पल डाई होता है नॉर्मली, ठीक है, जो लीचन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। ये नाम ध्यान रखना, थैलोफिथिया, ये कई बार पूछ लेता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करेंगे, देखिए ये जो इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, इससे क्या हो रहा है भाई, हमारे इंडिकेटर से हमें पता चल रहा है कैसे होता है कैसे नहीं। कोई कोई इंडिकेटर ऐसा भी होता है जो नेचुरल भी होता है और सिंथेटिक भी होता है ना, या कोई कोई ऐसा भी होता है जो नेचुरल सिंथेटिक छोड़ो, कोई कोई, अब इनमें से जितने भी है, जितने भी इंडिकेटर्स, या तो वो एसिड बताएंगे या वो बेस बताएंगे, या तो वो एसिड बता सकते हैं या वो, लेकिन कुछ इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जो एसिड भी बताते हैं और बेस भी बताते हैं, उनको कहते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। क्या बोलते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। चलिए देखते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं और हमारे सिलेबस में कौन कौन से, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स की। किसकी बात करेंगे, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हम देखते हैं, सब सब्सटेंसेस बोथ ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडिया, ठीक है, दोनों के साथ चेंज होते हैं। कैसे चेंज होते हैं, एसिडिक भी और बेसिक। मतलब हमें देखो, कोई एसिडिक बिहेवियर बता रहा है तो मतलब वो एसिडिक ही बता रहा है, कोई बेसिक बता रहा है तो बेसिक इंडिकेटर, कोई एसिडिक बता रहा है तो एसिडिक इंडिकेटर। लेकिन जो दोनों बताए उसको क्या बोलेंगे हम, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। क्या बोलेंगे, और ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स का सबसे इंपॉर्टेंट और मेन टर्म कौन से हैं, वनीला, ऑनियन एंड क्लोव। क्या है, वनीला, ऑनियन और क्लोव, ठीक है। और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, ये कई बार एमसीक्यू में पूछा जा चुका है, पिछले साल भी था पेपर में, ठीक है। इसके साथ देखो, हमें ये पता होना चाहिए अगर कोई इंडिकेटर काम कर रहा है, जैसे मान लो लिटमस पेपर की बात करें, किसकी बात करें, लिटमस पेपर, तो वो कैसे चेंज होगा, देखो रेड, रेड कलर, क्या चीज, रेड कलर कैसा है, खतरनाक, है ना, खतरनाक का प्रतीक है ना रेड कलर। वैसे कलर बहुत अच्छा है, बट हम डेंजर के लिए रेड कलर यूज करते हैं, ठीक है। तो रेड कलर, ठीक है, तो रेड, रेड कलर प्रतीक है डेंजर का। मतलब डेंजर क्या है, एसिड है हमारे लिए, क्या है, एसिड है। तो जाहिर सी बात है जो रेड में बदल जाए, तो कैसे बदलेगा, इससे ब्लू से रेड में अगर कोई बदल जाए तो वो क्या है, एसिड है, ठीक है। जो लिटमस पेपर को क्या करता है, ब्लू से
रेड में बदलता है। अगर मैं लिटमस पेपर की बात करूं तो इसकी बात कर रहे हैं अब, लिटमस पेपर, ठीक है, जो लिटमस पेपर है वो ब्लू लिटमस पेपर को कैसा कर देता है, रेड कर देता है। कौन, एसिड, अगर कोई भी एसिड हुआ तो, ठीक है। और अगर हम बात करें कोई रेड को, रेड को किस में बदलेगा, रेड को कलर चेंज नहीं होगा, अगर कलर चेंज नहीं हुआ है तो वो क्या है, वो एसिड, ठीक है। अब देखो हम ये देखते हैं कि रेड कलर अगर बदल रहा है तो वो एसिड, इसको याद करने का एक इजी ट्रिक मैंने बता दी, रेड डेंजर का कलर होता है, डेंजर मतलब एसिड, डेंजर मतलब एसिड, ठीक है। अब देखो रेड को भी अगर हम बदलना चाहे तो रेड किस में बदलता है, ब्लू में, और वो क्या होता है आपका बेस, क्या होता है वो आपका बेस। तो ध्यान रखना, याद करने की ट्रिक मैंने आपको बता दी है, ब्लू से रेड में बदले तो एसिड, जो एसिड होगा वो ब्लू से रेड में बदल देगा लिटमस पेपर को, और जो बेस होगा वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है। चलिए राइट डाउन कीजिए, इससे आगे चलते हैं अब हम। तो अब हम बात करते हैं किसी एसिड्स को, मान लो एसिड्स के साथ मेटल की रिएक्शन की जाए तो क्या क्या इंपैक्ट डलेगा, क्या इंपैक्ट नहीं डलेगा, ठीक है, क्या हमें मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। आपकी बुक की अगर मैं बात करूं तो एक्टिविटी 2.3 इस चीज को बताती है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखते हैं हम। तो जैसे मान लो हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया, हम कोई भी एसिड ले सकते थे, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड लिया, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड में अगर हमने जिंक ग्रेनुल्स डाल, देखिए जिंक ग्रेनुल्स का मतलब क्या होता है, जिंक के टुकड़े डाले, ठीक है, जिंक के टुकड़े डाले हमने, और जिंक के जब टुकड़े डालते हैं, देखिए एक बिक्कर लिया हमने, बिक्कर के अंदर H2SO4 लिया हमने, ठीक है, उसके अंदर हमने जिंक के टुकड़े डाल दिए, बर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हो ऑन द सरफेस ऑफ जिंक, कि जिंक के सरफेस पे क्या होने लग गया है, क्या ऑब्जर्व करेगा। तो देखिए हम ऑब्जर्व करते हैं टर्न्स ब्लैक एंड हैज बबल्स ऑफ H2SO गैस अराउंड इट, कि जिंक के टुकड़े जो हैं वो ब्लैक कलर के होते जा रहे हैं और उसके ऊपर H2 मतलब हाइड्रोजन गैस के बबल उसके चारों तरफ बनने लग रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। अगर मैं बात करूं व्हाई आर बबल्स फॉर्म, तो बबल्स बने क्यों, क्या कारण रहा बबल्स बनने का, ठीक है। और क्या इन एक सोप सॉल्यूशन के अंदर बबल्स क्यों बनते हैं, क्या कारण हो रहा है। तो देखिए अगर हम बात करें, बिकॉज हाइड्रोजन गैस पंप्स, क्या चीज है, जो हाइड्रोजन गैस है वो पंप करती है, क्या करती है, पंप करती है इन बबल्स को। these bubbles is also used as it as high surface tension, किसकी वजह से कहा यूज हो रहा है, हाई सरफेस टेंशन के ऊपर। देखिए सरफेस टेंशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट अभी नहीं बात करेंगे हम सरफेस टेंशन की, ठीक है। जब हम बबल्स हम पढ़ेंगे, ठीक है, 11th में जब आप आते हैं तो सरफेस टेंशन का एक अलग से ही टॉपिक होता है, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं, इसीलिए क्या होता है, जो बबल्स है डू नॉट बर्स्ट इजीली, और वो इजीली क्या होते हैं, खत्म नहीं होते या निकलते नहीं। आगे बात करते हैं, व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन ए बर्निंग कैंडल नियर ए गैस फील्ड ट्यूबल, भाई क्या ऑब्जर्व करते हैं जब हम किसी कैंडल को उन बबल्स के पास ले जाते हैं तो क्या ऑब्जर्व हो रहा है, पॉप अप साउंड, कैसी साउंड आती है, ध्यान रखना है। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी में आ सकता है, 4 नंबर की केस स्टडी आ सकती है, ये यही सेम क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसको कर लीजिएगा, सबसे पहले एसिड्स क्या होता है, बेस क्या होता है, ठीक है, उसके बाद इंडिकेटर्स क्या होते हैं, और ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होता है, मेटल्स किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे, जैसे हमने कल बात करी थी कि भाई एसिड्स और मेटल को रिएक्ट करके क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा, तो हम देखते हैं कि एसिड को और मेटल को रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। हमने कल पढ़ा कि अगर हम किसी भी सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जिंक के टुकड़े डालेंगे तो उसमें क्या कहते हैं, पॉप अप साउंड निकलती है, क्योंकि उसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, बाहर निकलती है, ठीक है ना, ये चीज हमने देखा। उसके बाद हमने क्या देखा कि आज हम बात करने वाले हैं कि क्या होता है अगर हम मेटल कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट करें, मेटल कार्बोनेट को अगर आप एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हो, या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को आप एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट, क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या मिलेगी, वाटर, ठीक है। बात समझे कि अगर आपने मेटल कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट किया
तो सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर आपको मिलेगा। ठीक है, अच्छा कैसे? देखिए मेटल कार्बोनेट, तो मेटल तो कोई भी होता है, तो मान लीजिए मैं Na मान के चलता हूँ। कार्बोनेट इज CO3, कार्बोनेट का मतलब CO3, कार्बोनेट का मतलब CO3, कार्बोनेट का मतलब CO3। चलिए, तो CO3 सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, रिएक्ट कराया हमने, ठीक है, HCl के साथ, HCl के साथ रिएक्ट कराया तो क्या हुआ? देखिए ये H पॉजिटिव है, क्या है? H पॉजिटिव, सिग्मा पॉजिटिव मैं यहाँ लिखता हूँ, मान लो सिग्मा नेगेटिव Cl, Na इज पॉजिटिव, सी कार्बोनेट इज नेगेटिव। पॉजिटिव किसके पास जाएगा? नेगेटिव के पास। तो Na किसके पास गया? Cl के पास। तो NaCl बन गया, क्या बन गया? हाँ, ये टू तो बैलेंसिंग की वजह से हमने लगाया, ठीक है। उसके बाद निकलेगा क्या क्या? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या क्या निकला? वाटर और, बात समझ में आ गई? ठीक है, इसी के साथ जैसे मान लो अगर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर देखते हैं, ठीक है, HCl के साथ रिएक्ट हुआ, सेम सॉल्ट हमें मिलना है मेटल का, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड क्या निकल जाने हैं? बाहर निकल जाने, क्या निकल जाने हैं? बाहर। ठीक है, सेम है, सिंपल है। ठीक है, दोबारा बात करें तो मेटल कार्बोनेट को अगर आप किसी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो आप क्या मिलेगा? आपको सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। एक बार देखते हैं, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? सॉल्ट प्लस, वेरी गुड। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अगर हम लाइम वाटर देखें, क्या देखें? लाइम वाटर का दूसरा नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड है, नहीं, हाँ, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। एक और नाम स्लैक लाइन, एक और स्लैक लाइन। आप हिंदी में बिल्कुल ठीक हो, ठीक है। तो लाइम वाटर को अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करेंगे तो हमें मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या मिलेगा? और थोड़ा ना मिल्की हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा? मिल्की मिल्की। मिल्की समझते हैं? सॉफ्ट सॉफ्ट, मिल्की मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट। तो सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, और वाटर बाहर निकल जाता है। तो हम देखते हैं व्हाइट प्रेसिपिटेट हमें मिलता है। कैसा प्रेसिपिटेट मिलता है? ठीक है, अच्छा, इसी व्हाइट प्रेसिपिटेट को मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम पानी में मिला के कार्बन डाइऑक्साइड गुजारे उसके अंदर से तो हमें क्या मिलता है? कैल्शियम डाइहाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या मिलता है? कैल्शियम डाइहाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि पानी में क्या है? सॉल्युबल होता है। क्या होता है? पानी में सॉल्युबल होता है। तो ध्यान रखना है आपको, ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आ सकती है कि लाइम वाटर में से अगर कार्बन डाइऑक्साइड को गुजारा जाए तो हमें क्या मिलेगा, और अगर जो भी मिलेगा उसको भी अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड में से गुजारे तो हमें क्या मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, कि अगर मान लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को या लाइम वाटर को कार्बन डाइऑक्साइड गैस में से गुजारा जाए तो हमें मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि क्या होगा? मिल्की होगा। क्या होगा? मिल्की होगा। और उसके साथ उसी व्हाइट प्रेसिपिटेट को हम किस में से गुजारे? कार्बन डाइऑक्साइड में, तो हमें क्या मिलेगा? कैल्शियम डाइहाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या मिलेगा? ठीक है, जो कि पानी में क्या होगा? सोल्यूबल होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर आप एसिड में डालें क्या होगा? सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। क्या निकलेगा? सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे एक ऐसी रिएक्शन की जो पेपर में बहुत बार पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है, चाहे आप HBSC बोर्ड में हो चाहे आप CBSE बोर्ड में, इंपॉर्टेंट आपकी रिएक्शन होने वाली है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, अगर किसी NaOH के अंदर, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब बेस, ठीक है, HCl मिलाया, क्या मिलाया? सिंपल, देखिए मैं बार बार कहता हूँ फर्स्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रही मेरी बात? तो आप सोचो, देखो ये सिग्मा पॉजिटिव, ये सिग्मा नेगेटिव, H इज सिग्मा पॉजिटिव, Cl इज सिग्मा नेगेटिव। अब आप सोचो पॉजिटिव किसके पास जाएगा? नेगेटिव के पास। तो Na किसके पास गया?
Cl के पास, तो क्या बन गया NaCl, और पॉजिटिव इस नेगेटिव के पास गया तो क्या बन गया H2। देखो सिंपल हो गया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से अगर आप करेंगे तो आपको और इजी पड़ेगा, ठीक है ना, तो ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा एक और देखते हैं, हम क्या देखते हैं कि अगर NaOH के अंदर हम फिलोक्सिन ऐड करते हैं, चेक करने के लिए क्या ऐड करते हैं, फिलोक्सिन। फिलोक्सिन क्या है, फिलोक्सिन क्या है, एक इंडिकेटर है, कौन सा इंडिकेटर है, सिंथेटिक इंडिकेटर। दूसरा सिंथेटिक इंडिकेटर कौन सा है, मिथाइल ऑरेंज, कौन सा है, शाबाश बहुत बढ़िया। तो फिलोक्सिन ऐड किया, ठीक है, फिलोक्सिन ऐड किया तो कैसा बन गया हमारा, पिंक कलर का बन गया, क्या सॉल्यूशन किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब NaOH का जो सॉल्यूशन जिसके अंदर हमने फिलोक्सिन ऐड किया तो वो सॉल्यूशन हमें कैसा मिला, पिंक कलर का मिला। किस कलर का मिला, पिंक कलर का मिला। और उसी पिंक कलर से हमने क्या पता चला कि NaOH क्या है, एक बेस है, क्या है, एक बेस है। और बेस के अंदर हमने जब एसिड मिलाया तो हमें क्या मिला, सॉल्ट प्लस वाटर, क्या मिला, क्या मिला, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। एक और एग्जांपल अगर हम देखें तो कॉपर ऑक्साइड CuO, ठीक है, ये क्या है, एक बेस है, क्या है ये, बेस है। इसमें HCl मिलाया, मतलब क्या मिलाया, एसिड मिलाया, हमें क्या मिला, कॉपर क्लोराइड, क्या मिला, क्या है ये आपका सॉल्ट, और ये आपका वाटर, ठीक है, वाटर बाहर निकल गया। बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा जी, तो इसी रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्या बोल देते हैं। पेपर वाला आपसे पूछता है, एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव एन एग्जांपल, ठीक है। तो आपको लिखना है व्हेन बेस इज रिएक्ट्स विद एसिड एंड इट फॉर्म्स टू सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। और उसका एग्जांपल आप इन दोनों में से कोई भी एक दे सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है, कई बार हमारे पेट में इतना ज्यादा एसिड हो जाता, पेट में दर्द हो जाता है, होता, तो हम डॉक्टर पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है, उस एसिड को खत्म करने की दवाई देता है। तो उस दवाई में क्या होता है, बेस, क्या होता है, बेस, ताकि आपके पेट में क्या बने, न्यूट्रल हो जाए वो पेट, ठीक है, वो जो एसिड और बेस मिलकर क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। आप सोचो मान लो किसी चीज पे +5 चार्ज है, +5 है, उसमें अगर हमने -5 मिला दिया तो क्या हो गया, 0 हो गया, नहीं हो गया। तो जो न्यूट्रल होता है उस पर कितना चार्ज होता है, 0, क्या होता है, 0। और इसीलिए इस रिएक्शन को क्या नाम दिया गया है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्या नाम दिया गया है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, राइट डाउन कीजिए, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं। चलिए तो स्टूडेंट्स हम बात करेंगे एक ऐसी रिएक्शन की, एक एक्टिविटी है आपकी बुक में, ठीक है, इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, ठीक है। क्या है कि हमने कोई कॉपर ऑक्साइड लिया, क्या लिया, कॉपर ऑक्साइड, और उस कॉपर ऑक्साइड में हमने क्या किया, धीरे 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 हल्का हल्का क्या ऐड किया, क्या ऐड किया, डाइल्यूट HCl, क्या ऐड किया, डाइल्यूट HCl। और जब डाइल्यूट HCl ऐड किया तो हमें ब्लू ग्रीन कलर का एक सॉल्यूशन मिला, कैसा कलर का मिला, और वो ब्लू ग्रीन किसकी वजह से हुआ, कॉपर क्लोराइड की वजह से, किसकी वजह से हुआ, मतलब हम कह सकते हैं कॉपर ऑक्साइड को जब एसिड के साथ रिएक्ट किया गया कॉपर क्लोराइड हमें मिला, ठीक है। तो मतलब मेटल ऑक्साइड को आप जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपको सॉल्ट मिलेगा और क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा, क्या मिलेगा, वाटर। तो इसको ध्यान रखना है रिएक्शंस को। हमने लास्ट क्लास में बात की थी एसिड्स बेस एंड सॉल्ट की, पार्ट 2 आपने देख लिया होगा इशू, इसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है। तो हमने कल बात की थी कि एसिड में अगर हम बेस को मिलाते हैं तो हमें सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है, क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो देखिए जब हम इसको तोड़ते हैं तो ये जो बॉन्ड ब्रेक होता है वो HX प्लस MOH, M मतलब कोई मेटल है, यहाँ पे कोई मेटल है, ठीक है। तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो गया है, ठीक है। तो क्या बॉन्ड आया, MX तो निकल गया बाहर और HOH, तो HOH कितने H हो गए, 2H और एक O बाहर निकल जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो देखिए जब हम बात करें बेसिस की तो बेस अधिकतर क्या होते हैं, वाटर में सोल्यूबल होते हैं, लेकिन कुछ बेसिस क्या होते हैं जो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते। ऑल बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, बहुत से ऐसे बेस होते हैं
बेसिस होते हैं जो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते हैं, वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते हैं। और ऐसे बेसिस को हम क्या बोलते हैं? एल्कली। क्या बोलते हैं? एल्कली। क्या बोलते हैं? एल्कली। ठीक है, एल्कली इज अ बेस दैट डिसॉल्व्स इन वाटर। ठीक है, दे आर सॉपी। कैसे होते हैं ये? सॉपी होते हैं। कैसे पता चलेगा? टच करके। कैसे होता है? टच करके। ठीक है, तो ऐसे बेसिस जो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते उनको हम क्या बोलते हैं? एल्कली बेस। ठीक है, और वो एल्कली कैसे होते हैं? सॉपी होते हैं टच में। ठीक है, टेस्ट में बिटर होते हैं और कोरोसिव। कोरोसिव समझते हैं क्या होता है? कोरोसिव क्या होता है? कोरोजन पढ़ा? कोरोजन वहीं से कोरोसिव आया है। ठीक है, अच्छा जी। नेवर टेस्ट देम एज दे मे कॉज हार्म। कभी भी हमें इसको टेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हमारे बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल हो सकते हैं। ठीक है ना, चलिए इससे आगे हम बात करते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, कल हमने बात कर ली थी इस पे। ठीक है, चलिए इससे आगे बात करते हैं। हम देखते हैं कि कौन सा एसिड या कौन सा बेस कितना ज्यादा क्या कहते हैं रिएक्टिव होता है या कितना ज्यादा वो उसकी पीएच वैल्यू रखता है। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा? तो ये पता चलता है हमें पीएच स्केल से। किससे पता चलता है? पीएच स्केल से। पीएच स्केल क्या होता है? ऐसा स्केल है, ऐसा मापने का डिवाइस है जिससे हम ये नापते हैं कि कोई भी चीज, कोई भी थिंग क्या है, वो एसिड है या वो बेस है। और कैसे पता चलेगा कोई कितना ज्यादा एसिडिक है या कौन कितना ज्यादा बेसिक है? उसके लिए हम क्या करते हैं? पीएच स्केल होता है हमारे पास। ठीक है, मान लेते हैं ये 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है, जीरो भी होता है हालांकि। तो हम देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं इसमें कि जीरो से लेके मतलब 0+ से लेके 6+ तक क्या होता है? यहाँ पे एसिड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एसिड। और 7 से लेके 14 तक क्या पाए जाते हैं? बेस। जबकि 7 क्या होता है? न्यूट्रल। क्या होता है? न्यूट्रल। बात समझ में आई? तो अब हम इसकी अगर बात करें, इसको इजी फॉर्म में समझे, तो जैसे जैसे ये डाउन होता जाएगा, जैसे जैसे पीएच वैल्यू कम होती जाएगी, उसको क्या बोलते जाएंगे? वो उतना ज्यादा एसिडिक है। तो अगर हम बात करें जैसे 1, अगर किसी का पीएच वैल्यू 1 है तो वो मोर एसिडिक है, किसी का पीएच वैल्यू 5 है तो ठीक है, क्या है? मोर एसिडिक है। तो एसिडिटी की जो वो है क्या कहते हैं इंक्रीजिंग सिस्टम है, वो किधर होता जाता है? जैसे जैसे हम डाउन जाते जाएंगे। ठीक है, पीएच वैल्यू की तरफ। और अगर हम पीएच देखें तो सबसे खतरनाक एसिड कौन सा होगा? ये वाला। और सबसे खतरनाक बेस कौन सा होगा? ये वाला। बात समझ गए? अगर मैं बेस की करूं तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा वैसी बेसिसिटी भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, नंबर डिक्रीजेस एसिडिटी डिक्रीजेस है नहीं, नंबर डिक्रीजेस एसिडिटी इंक्रीजेस, नंबर इंक्रीजेस एसिडिटी डिक्रीजेस। ऐसे बेस का है, नंबर डिक्रीजेस बेसिसिटी आल्सो डिक्रीजेस, नंबर इंक्रीजेस बेसिसिटी आल्सो इंक्रीजेस। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए इससे आगे देखते हैं हम। तो स्टूडेंट्स इस पीएच वैल्यू के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। ठीक है, किसके अंदर क्या पीएच स्केल पाया जाता है, क्या क्या हमारी बॉडी के अंदर क्या पाया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले जो आपकी बुक के अंदर है कि हमारी जो बॉडी की पीएच रेंज है वो कितनी है? 7.0 टू 7.8। देखिए एमसीक्यूज के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको 2 नंबर में मिल सकते हैं, 3 नंबर में मिल सकते हैं, और एमसीक्यूज तो बनते ही बनते हैं यहाँ से। ठीक है, तो एक बार ध्यान से इंपॉर्टेंट तरीके से देखना कि जो हमारी बॉडी है उसका पीएच स्केल रेंज कितनी होती है? 7 टू 7.8। ठीक है, एसिड रेन है, एसिड रेन क्या होती है अभी बताता हूँ। एसिड रेन की पीएच स्केल कितनी होती है? 5.6। ठीक है, एसिड रेन आपको पता फैक्ट्रियों से धुआं वगैरह निकलता है। ठीक है, व्हीकल से पोल्यूशन होता है, तो ये जितना भी ऊपर जाता है, जो बारिश होती है पानी के कणों के साथ ही नीचे गिरते हैं। ठीक है, तो उसी रेन को क्या बोलते हैं? एसिड रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिड रेन। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि एसिड रेन का पीएच वैल्यू कितनी है? 5.6।
6, ठीक है। तो व्हेन एसिड रेन फ्लोज इनटू द रिवर, जब भी एसिड रेन रिवर्स में डलती है तो इट लॉन्ग्स द पीएच ऑफ द रिवर वाटर, तो रिवर वाटर का जो पीएच वैल्यू होता है उसको क्या कर देती है, कम कर देती है। और कम होने का मतलब क्या है, मैंने बताया था अगर पीएच वैल्यू कम हुई तो इसका मतलब एसिडिटी बढ़ गई, एसिडिक लेवल बढ़ गया। तो जाहिर सी बात है एसिडिक लेवल बढ़ जाएगा तो वहां पे सरवाइव करने वाले एक्वेटिक लाइफ के जो प्राणी है वहां पे जो सरवाइव करते हैं उस रिवर के अंदर, उसका क्या हो जाता है, रहना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। आप यकीन नहीं करेंगे, देखिए द एटमोस्फेयर ऑफ वीनस, वीनस एक प्लैनेट है, ठीक है। उसके ऊपर जब हम देखते हैं, उसके एटमोस्फेयर में देखते हैं तो वो किससे बना हुआ है, एक थिक व्हाइट येलोइश क्लाउड होते हैं उनमें, उनमें क्या पाया जाता है, थिक कलर के, थिक होते हैं व्हाइट और येलोइश क्लाउड, किसके, H2SO4 किसके होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, प्लांट्स, अगर हम प्लांट्स की बात करें, ठीक है, ये तो देखो प्लैनेट्स की बात हो गई, एसिड रेन हो गया, हमने अपनी बॉडी का पीएच स्केल देख लिया। अगर हम किसकी बात करें, प्लांट्स की बात करें, किसकी बात करें, तो प्लांट्स की अगर हम बात करें तो जो भी प्लांट होता है उसको एक स्पेसिफिक पीएच रेंज की सॉइल चाहिए होती है, ठीक है। तो हर एक प्लांट को अपने अपने मुताबिक पीएच रेंज की क्या चाहिए होती है, सॉइल चाहिए होती है, ताकि वो क्या कर सके, एक हेल्दी ग्रोथ कर सके, ठीक है। अगर हम अपनी बात करें, स्टमक की बात करें, तो ड्यूरिंग इन डाइजेशन, डाइजेशन समझते हैं आप लोग, ठीक है, जो हम डाइजेशन करते हैं, ठीक है, तो स्टमक क्या प्रोड्यूस करता है, HCl प्रोड्यूस करता है, आपको पता हो तो वो बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, ठीक है, जो हमें क्या देता है, पेन देता है और इरिटेशन देता है, क्या देता है, इरिटेशन। कई बार क्या होता है कि हम खाना खा लेते हैं, ठीक है, वो जब डाइजेशन चालू होता है, तो डाइजेशन जब चालू होता है तो क्या होता है, कई बार क्या होता है हम उसको पचा नहीं पाते, क्या होता है, हम उसको पचा नहीं पाते तो हमें क्या होता है, इरिटेशन होती है बहुत ज्यादा, और क्या होता है, पेन होता है, कहाँ पे, स्टमक में, बहुत ज्यादा पेन और इरिटेशन का हमें सामना करना पड़ता है, ठीक है। जब हम ये सब चीजें करते हैं, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, फिर हम क्या करते हैं, टू गेट रीड ऑफ दिस पेन, और इस पेन से निकलने के लिए हम क्या करते हैं, पीपल यूज बेस, क्या यूज करते हैं, बेस, क्यों, क्योंकि एसिड है पेट में, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अभी पढ़ी ना हमने, ठीक है, तो बेस का यूज करते हैं, और उस बेस को क्या बोलते हैं हम, एंट एसिड्स, क्या बोलते हैं, एंट एसिड्स, क्या बोलते हैं, एंट एसिड्स, ठीक है। उसके कुछ एग्जांपल बताऊं तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, या ए मिल्ड बेस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे टूथ डीके की, किसकी बात करेंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर, ठीक है। कई बार 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया था, और एमसीक्यूज तो आ ही सकते हैं यहाँ से, ठीक है, और 3 नंबर के क्वेश्चन आता है, नहीं तो केस स्टडी आती है उसमें भी पूछ लिया जाता है 2 नंबर में कई बार, ठीक है। तो टूथ डीके है क्या, ठीक है, टूथ डीके का पीएच कितना है, कैसे कैसे क्या क्या चीज हो सकती है। देखो हमारे बॉडी के अंदर सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस अगर कोई है तो वो क्या है, बोन्स नहीं है, क्या है, इनेमल, क्या है, टूथ इनेमल, क्या है, टूथ इनेमल, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस, ठीक है। अच्छा जी, हम क्या देखते हैं, जो टूथ डीके है वो स्टार्ट करते हैं, तो जब स्टार्ट होता है पी वैल्यू माउथ के अंदर की कितनी होती है, लोअर देन 5.5, तो जाहिर सी बात है एसिडिक है, क्योंकि 7 से जैसे जैसे नीचे आएगा एसिडिक होता जाएगा, तो एसिडिक है मतलब अम्लीय है। तो टूथ डीके, सॉरी टूथ इनेमल क्या होता है, जो किससे बना हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्सीप्रेटाइट, क्या बोलेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्सीप्रेटाइट, ठीक है, जो क्या है, जो एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है कैल्शियम फोस्फेट की, किसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म है, कैल्शियम फोस्फेट की क्रिस्टलाइन फॉर्म है, ठीक है, बात समझ में आई इतनी, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, देखिए मैंने आपको बताया हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी का, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी क्या कहते हैं पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था, ठीक है, कि भाई हमारी बॉडी के अंदर सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है, तो वो टूथ इनेमल है, क्या है, बच्चे बोन्स लिखते हैं, बोन्स नहीं है, क्या है, टूथ इनेमल, क्या है, तो ध्यान रखना है, ठीक है। ये डिजोल्व नहीं होते वाटर के अंदर, इट डज नॉट dissolves in water but is chlorinated when pH in the mouth is below 5.5, लेकिन ये क्या होता है, रस्ट होते रहते हैं, धीरे धीरे गिरते रहते हैं, अगर इसका ज्यादा पीएच ज्यादा कम से आता है, कैसे जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं, बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं,
ठीक है, माउथ प्रोड्यूस करता है एसिड डिग्रेडेशन के अंदर। कब? जब शुगर और फूड पार्टिकल्स क्या करते हैं, बचे रह जाते हैं माउथ के अंदर खाना खाने के बाद। हमने खाना खाया तो हमने क्या किया, खाना खाया, दांतों चबाया, चबाया, चबाने के बाद क्या हुआ, चबाने के बाद क्या हुआ, हमने खाना पेट में चला गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके कुछ पार्टिकल्स शुगर के, ठीक है, या फूड के कुछ पार्टिकल्स हमारे दांतों में फंसे रह गए। अब वो हमारे दांतों में जब फंसे रह गए तो वो क्या करेगा, हमारे दांतों को धीरे धीरे सड़ाएगा, नहीं सड़ाएगा, कैविटी बनाएगा, नहीं बनाएगा, ठीक है, तो हमारे इनेमल को दिक्कत करेगा, नहीं करेगा। तो इसीलिए ये बैक्टीरिया करते हैं। तो इस चीज को बचने के लिए क्या देखते हैं, द बेस्ट वे टू प्रिवेंट क्या है कि आप अपने माउथ को क्लीन रखें खाना खाने के बाद। देखिए क्या होता है, पानी नहीं पीना चाहिए खाना खाने के बाद, ये आपने सबने पढ़ा है, ठीक है, आपको सबको पता है कि 40-45 मिनट तक पानी नहीं पीना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन मैं ये कहता हूं कि सिर्फ एक घूंट पानी जरूर, ठीक है, मुंह के अंदर रिवोल्व करो, करते हैं ना, मुंह के अंदर रिवोल्व करो, और रिवोल्व करने के बाद उसको चाहे अंदर लो चाहे उसको बाहर फेंक दो, बट एक बार जरूर पानी को मुंह में लो, ताकि क्या हो, ताकि हमारे खाने के द्वारा हमने जो खाना खाया है उसके कुछ पार्टिकल जो दांतों में फंसे रह जाते हैं वो फंसे ना रहे, ठीक है, बात समझ गए, ठीक है। तो क्या करो, आफ्टर ईटिंग फूड माउथ को क्लीन करो। और इसका सबसे अच्छा क्या है, यूजिंग टूथपेस्ट विच आर जनरली बेसिक। टूथपेस्ट कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, हमारे टीथ को क्लीन करते हैं, न्यूट्रलाइज करने के हेल्प करते हैं, ठीक है, एसिड से। और हमारे जो टूथ की बीमारी हो सकती है, कैविटी हो सकती है, खराब हो सकते हैं, उसको टूथ डीके कहा जाता है, और उस टूथ डीके से हमारे दांतों को बचाते हैं, ठीक है, बात समझ में आई। तो देखिए एक सिंपल सी बात है, मैं आपको बताऊं, हम हमारे जो दांत है उसके ऊपर टूथ इनेमल है, क्या है, हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, वो डाइजेस्ट तो हो गई, हमने खाना खाया वो चला गया अंदर, लेकिन जब खाना खाने के बाद जैसे थोड़ा बहुत खाना क्या हमारे दांतों में फंसा रह जाता है, ठीक है, शुगर फंसी रहती है, दांतों में खाना फंसा रहता है, तो वो क्या करता है, धीरे धीरे कैविटी का रूप ले लेता है, हमारे दांतों के इनेमल को सड़ाना शुरू कर देता है। उन सबसे बचने का उपाय क्या है, आप माउथ को क्लीन करो खाना खाने के बाद, ठीक है, और टूथपेस्ट का यूज करें, क्योंकि वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। कैसे होते हैं वो, बेसिक होते हैं। आप देखना कई बार चोट लग जाती है, हम टूथपेस्ट लगा लेते हैं, है ना, कोलगेट वगैरह लगा लेते हैं, क्यों लगा लेते हैं, क्योंकि वो बेसिक होता है। क्या होता है वो, बेसिक। आप इस चीज को तो दिमाग में रखिए रखिए कि जब भी हम कोई खाना खाएं तो अपने माउथ को क्लीन जरूर करें। हम लोग ब्रश करते हैं, हम कब करते हैं, सुबह पहले ब्रश किया, उसके बाद खाना खाया और फिर सो गए, या कुछ भी काम में लग गए। शाम को क्या करते हैं, अगर ब्रश करते भी हैं तो ब्रश किया, खाना खाया, सो गए, या फिर ब्रश करते ही नहीं, ठीक है। आपका जो पेस्ट है 12 घंटे तक आपकी प्रोटेक्शन देता है आपके दांतों को, बट क्या है, खाना खाने के बाद एक बार जरूर या तो ब्रश कीजिए, या टूथपेस्ट कीजिए, या कुल्ला कीजिए, जरूर 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 कीजिए, ताकि आपके टूथ डीके कभी भी ना हो। बात समझ में आई, ठीक है। टूथ इनेमल को नुकसान मत दीजिए। टूथ इनेमल, अगर टूथ इनेमल सड़ने लग जाएगा, धीरे धीरे कमजोर होने लग जाएगा, तो आपको ठंडी चीज खा रहे हैं तो वो ठंडी चीज भी लगेगी, ठीक है, गर्म चीज खा रहे हैं तो मतलब झंझनाहट सब महसूस होगा। कैसा महसूस होगा, ठीक है। तो इसीलिए टूथ डीके से बचें, टूथ इनेमल को प्रोटेक्ट रखें, ठीक है। और टूथ इनेमल को प्रोटेक्ट कब रखा जा सकता है, जब हम क्या करें, खाना खाने के बाद अपने माउथ को क्लीन रखें। बात समझ में आई, ठीक है। चलिए इससे आगे चलते हैं अब हम। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं किस ऑब्जेक्ट के अंदर कौन सा एसिड होता है, या किस चीज के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं विनेगर की। तो विनेगर क्या होता है, सिरका, पता है सबको, ठीक है। कौन सा एसिड मिलता है इसके अंदर, एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड मिलता है, एसिटिक एसिड। और लेमन हो या ऑरेंज हो, उनमें कौन सा एसिड मिलेगा आपका, सिट्रिक एसिड आपको मिलेगा, ठीक है। और टैनामोइन में कौन सा मिलेगा, टार्टरिक एसिड मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखना है। टोमेटो में कौन सा मिलेगा, ऑक्जेलिक एसिड। देखिए क्या है, पिछले साल पेपर में था टोमेटो भी, ठीक है। इनमें से कोई भी एक एमसीक्यू में पूछा जा सकता है आपसे, तो इंश्योर आपको बिल्कुल याद हो, ठीक है, याद करके जाइएगा, पता होना चाहिए आपको
ठीक है। श्योर मिल्क मतलब कर्ड, दही मतलब कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है। और आंट स्टिंग हो या निटल स्टिंग हो, उनमें कौन सा एसिड मिलेगा, मिथेनॉल। देखिए निटल स्टिंग की एक आपकी एक्टिविटी भी दी हुई है। निटल स्टिंग क्या होता है, एक पौधा होता है, ठीक है, बेसिकली जिसके जिसके अंदर क्या होता है, नेचुरल चीज है, ठीक है, जिसके कांटों में अगर आप इंसिडेंटली छू लेते हैं फ्रेंडली, तो क्या होता है, उसके अंदर क्या पाया जाता है, मिथेनोइक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मिथेनोइक एसिड। ठीक है, इस एक्टिविटी को पढ़ लीजिएगा आप, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये इसको राइट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। और ध्यान रखिए इस चैप्टर के अब हम सोल्ट रह गए, पीएच सोल्ट हम पढ़ेंगे, ठीक है। हमने एसिड और बेस पूरा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए। देखिए हमने पहले जो क्लास ली उसमें हमने एसिड्स के बारे में पढ़ लिया, सोल्ट के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करें किसकी, सॉरी एसिड्स और बेस हम पढ़ चुके हैं, सोल्ट की आज हम बात करेंगे। इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे आज हम, ठीक है। बिल्कुल डीपली हमने इस चैप्टर को पढ़ा है और इस चैप्टर से जुड़े हुए जो सोर्स है आपकी इसमें वो बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे ब्राइन क्या होता है। ब्राइन क्या होता है, देखिए जब हम किसी भी एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, देखिए क्या क्या होता है एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम, ये एक नंबर का एमसीक्यू आता है कई बार कि एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को क्या बोलते हैं हम, ब्राइन। क्या बोलते हैं, ब्राइन। दूसरा क्वेश्चन आता है 2 नंबर का कि क्लोरोएल्कली प्रोसेस क्या है। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है सीबीएसई और एचबीएसई में, तो इसलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्लोरोएल्कली प्रोसेस किसे कहते हैं, ठीक है। क्लोरोएल्कली प्रोसेस कहते हैं आपका जब इलेक्ट्रिसिटी, क्या चीज, जब इलेक्ट्रिसिटी किसी ब्राइन के अंदर से गुजारी जाती है। ब्राइन आपको बता दिया मैंने, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ब्राइन के अंदर से गुजारी जाती है तो क्या होता है, वो डिकम्पोज हो जाता है। क्या हो जाता है, और डिकम्पोज होने के बाद हमें क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रोजन, सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को इस मिलने के इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्लोरो एल्कली प्रोसेस, ठीक है। इक्वेशन क्या रहेगी, NaCl, ये क्या आपका ब्राइन है, ब्राइन के अंदर से पानी था, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू गुजारा। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी से गुजारते तो एनोड होता है, एक कैथोड होता है। इस कंटेनर के अंदर हम देखते हैं, ठीक है, तो एक एनोड मिलेगा और एक कैथोड मिलेगा। तो देखिए इसी हमें क्या मिलेगा, ब्राइन को अगर हम इलेक्ट्रिसिटी से गुजारेंगे तो हमें NaOH मिलेगा, एक क्लोरीन गैस मिलेगी और एक हाइड्रोजन गैस मिलेगी। हाइड्रोजन गैस कहां पे लगेगी, कैथोड के पास। कहां पे लगेगी, कैथोड के पास, वेरी गुड। और Cl2 क्लोरीन गैस कहां लगेगी, एनोड के पास। और जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, वो कहां इकट्ठा हो जाएगा, नियर टू कैथोड। कहां इकट्ठा हो जाएगा, कैथोड के पास, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, ठीक है। या फिर कहता है क्लोरोएल्कली प्रोसेस बताओ, तो क्लोरोएल्कली प्रोसेस आप कैसे बताएंगे, व्हेन अ ब्राइन, ब्राइन मतलब एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जब किसी एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को इलेक्ट्रिसिटी से गुजारा जाता है तो हमें क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिलता है, वेरी गुड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या क्या चीज, एनोड पे क्या होगा, एनोड पे कौन सी गैस होती है, क्लोरीन गैस होती है। कौन सी गैस होती है, और कैथोड पे कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन गैस होती है। और हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड कहां मिलेगा, कैथोड के पास। कहां मिलेगा, ठीक है, बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद अब जो ये क्लोरीन गैस बनती है ना, ये वाली क्लोरीन गैस, इस वाली क्लोरीन गैस को हम कहा यूज कर लेते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। क्या यूज कर लेते हैं, ठीक है, बहुत सारी फैक्ट्रियों में ऐसा किया जाता है, ठीक है। अब हम इसके यूजेस भी जानेंगे हालांकि, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस क्लोरीन गैस को कहां यूज किया, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। अच्छा, ब्लीचिंग पाउडर क्या बनता है, इसे क्या कहते हैं, स्लैक लाइन। क्या कहते हैं, तो स्लैक लाइन के अंदर से जब क्लोरीन गैस गुजारी जाती है तो हमें क्या मिलता है, ब्लीचिंग पाउडर। क्या मिलता है, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है ना, याद रखना है। अच्छा ये ब्लीचिंग पाउडर के अगर हम यूजेस की बात करें, सबसे पहले कहां यूज होता है, क्लॉथ, सॉरी कॉटन और लीचर की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या पूछेगा कि ब्लीचिंग पाउडर कैसे बना और उसके यूजेस बताइए। क्या पूछेगा, ठीक है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ ब्लीचिंग पाउडर एंड राइट डाउन इट्स यूजेस।
बात समझ गए, 3 नंबर का क्वेश्चन होगा। उसके बाद कॉटन और लीचर की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। दूसरा वुड पल्प में भी यूज किया जाता है ब्लीच करने में, ठीक है। उसके बाद भाई जैसे कपड़े धो गए, धोने के बाद जो लॉन्ड्री में जाते हैं उसकी ब्लीचिंग के लिए भी यूज किया जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी यूज करते हैं केमिकल इंडस्ट्री के अंदर इसको। और पानी को जम्स से बचाने के लिए, जम्स फ्री करने के लिए पीने के पानी को भी हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। याद रहेगी बात। चलिए दूसरा सॉल्ट देखते हैं। दूसरा सॉल्ट क्या है आपका, बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडा क्या करता है, देखिए NaCl, NaCl को क्या कहते हैं हम, इसका कौन सा, सोडियम क्लोराइड, क्या चीज, क्या हम इसको ब्राइन कह सकते हैं, एक्वस हुआ, ठीक है। उसके बाद पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से गुजारा, ये क्या है, अमोनिया, क्या है, याद रहेगी। NH3 के साथ निकाला तो हमें क्या मिला, NH4Cl, क्या मिला, मतलब अमोनियम क्लोराइड, क्या मिला, और क्या मिला, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या मिला, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही हम क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं, और इस देखो कई बार पूछ लेता कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसा सोल्ट है, तो नॉन कोरेसिव बेसिक सोल्ट है। कैसा सोल्ट है, नॉन कोरेसिव बेसिक सोल्ट। कोरेजन आपको बताया था मैंने, ठीक है, नॉन कोरेसिव बेसिक सोल्ट है, तो ध्यान रखना है, ठीक है। कहां कहां यूज होता है, यूजेस देखते हैं। सबसे पहला बेकिंग पाउडर बनाने में यूज होता है, ठीक है। दूसरी चीज भाई इसका एंटासिड्स के रूप में भी यूज किया जाता है। तीसरी चीज सोडा एसिड में फायर इंस्ट्रक्शन के रूप में भी यूज किया जाता है। और आप देखो बेकिंग सोडा को कहां यूज करते हैं, घरों में क्रिस्पी पकौड़ा बनाने में, है ना, किचन में भी यूज होता है, नान वान बनाने में भी यूज होता है, तो किचन में यूज किया जाता है बेकिंग सोडा, ठीक है। बेस के रूप में यूज होता है, बेसिक सोल्ट है ये, कैसा सोल्ट है, ठीक है। और बेसिक सोल्ट NaCl को पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गुजारा अमोनिया के प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिला, अमोनियम क्लोराइड और बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का नाम क्या है, रासायनिक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या है, याद रखना है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद लास्ट सोल्ट आपकी उसमें क्या है, वॉशिंग सोडा, क्या है, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या मिला हमें, बेकिंग सोडा मिला, क्या मिला, तो बेकिंग सोडा हमने लिया NaCl3 ले लिया, उसी बेकिंग सोडा को हमने हीट किया, क्या किया, हीट करने के बाद क्या मिला, सोडियम कार्बोनेट, क्या मिला, और पानी बाहर निकल के कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई, ठीक है। और सोडियम कार्बोनेट में ही हमने क्या किया, बहुत सारा पानी मिला दिया, बहुत सारा, 10 टाइम्स ऑफ वाटर, कितना, 10 टाइम्स ऑफ वाटर, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। कितने टाइम्स पानी मिला दिया हमने, 10 टाइम्स, तो 10 टाइम्स ऑफ वाटर मिला दिया, बहुत सारा पानी मिला दिया, तो हमें क्या मिला, वॉशिंग सोडा मिला, क्या मिला हमें, वॉशिंग सोडा। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हमने क्या किया, सोडियम कार्बोनेट को रिक्रिस्टलाइजेशन किया, तो हमें क्या मिला, वॉशिंग सोडा मिला, क्या मिला। इसके अगर मैं बात करूं यूजेस की, तो ये कहा था गिलास, सोप और पेपर इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है इसको, ठीक है। और ये सोडियम के कंपाउंड्स बनाने में भी यूज होता है, जैसे बोरोक्स, जैसे, ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद क्लीनिंग एजेंट के रूप में भी यूज किया जाता है डोमेस्टिक पर्पस के लिए, कि भाई घरों में यूज करते हैं, कपड़े धोने के लिए नहीं करते, घरों में कई बार यूज करते हैं कपड़े धोने के लिए, ठीक है। आजकल तो वॉशिंग मशीन सारी उसमें डाल दो, है, अपने आप धो के दे देगी, वॉशिंग पाउडर निरमा है, दूध सी सफेदी निरमा से आए, है, हाँ, ठीक है। तो अच्छा, इट इज यूज्ड फॉर रिमेनिंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, क्या करता है, परमानेंट हार्डनेस, क्या करता है ये, पानी की खत्म करता है। इट इज यूज फॉर रिमूविंग, खत्म कर देना, क्या कर देना, खत्म करता है जो परमानेंट हार्डनेस होती है वाटर की, वो, ठीक है। हमें ये भी पता होना चाहिए जहां हार्ड वाटर पाया जाता है वहां पे डिटर्जेंट्स का यूज किया जाता है, सोप एंड डिटर्जेंट हमने पढ़ा है, ठीक है, डिटर्जेंट का यूज किया जाता है। और डिटर्जेंट को वहीं ज्यादा यूज किया जाता है जहां हार्ड वाटर होता है, जहां पानी में सोपनेस नहीं होती या कम होती है, ठीक है, ताकि वो क्या करे, हार्डनेस खत्म करे पानी की और हमारे कपड़े आसानी से धुल सके। बात समझ में आई, ठीक है, इतनी बात समझ में आई, इसको राइट डाउन कीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है पीओपी, ठीक है। हम पीओपी जानने से पहले देखिए पीओपी क्या होता है, वैसे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस,
क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। बट इसको जानने से पहले हमें क्रिस्टलाइजेशन थोड़ा सा जानना जरूरी है कि क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, देखते हैं। एक कॉपर सल्फेट, हमने क्या लिया, कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल्स लिए। अगर हम उसको थोड़ा सा ड्राई करते हैं, क्या करते हैं, वाटर को क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, थोड़ा ड्राई करते हैं, तो क्या होता है, जब हम हीट करते हैं ना क्रिस्टल्स को, तो वाटर रिमूव हो जाता है। क्या हो जाता है, वाटर रिमूव हो जाता है। मतलब कॉपर सल्फेट के अंदर से वाटर क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। वाटर जब रिमूव हो जाता है तो हमें सोल्ट कैसा मिलता है, व्हाइट कलर का। कैसा मिलता है, तो मैं कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, हमने क्या किया, उसको हीट प्रदान करी ताकि उस कॉपर सल्फेट जो वेट था वो क्या हो जाए, ड्राई हो जाए। कैसा हो जाए, अब आप लोग खुद देखो, आपके घरों में जो नमक पाया जाता है क्या वो वेट होता है, कैसा होता है, ड्राई होता है। ठीक है, तो ऐसे ही कि जो कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है, जो वेट है, वो कैसा हो जाए, ड्राई हो जाए। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट के जो सोल्यूशन है उसमें से क्या करते हैं, वाटर को रिमूव कर देते हैं। वाटर का रिमूव कैसे होता है, जब वाटर का क्रिस्टलाइजेशन होता है, मतलब उसको हीट दी जाती है। क्या दी जाती है, हीट। जब क्रिस्टलाइजेशन का मतलब है पानी को उड़ाना, रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब है कि दोबारा उसमें पानी ऐड कर देना। ठीक है ना। अच्छा जी, तो हमें कैसा सोल्ट मिलता है, व्हाइट कलर। इफ द क्रिस्टल्स अगेन ऐड विद वाटर, अब हम दोबारा उसमें क्या ऐड कर दे, पानी ऐड कर दे, तो कैसा हो जाएगा, वो ब्लू कलर के क्रिस्टल्स मिल जाएंगे दोबारा से। किस कलर के मिल जाएंगे क्रिस्टल्स, ब्लू कलर के क्रिस्टल हमें मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या था, कॉपर सल्फेट था, उसको हमने क्या किया, हीट दी ताकि वो वेट था, पानी था उसमें, वो क्या हो जाए, पानी उड़ जाए और वो क्या हो जाए, सूख जाए। पानी उड़ गया, किस कलर का सोल्ट मिला हमें, व्हाइट कलर का। अब हमने क्या किया, दोबारा से उसमें पानी ऐड कर दिया, वाटर को क्या कर दिया, दोबारा से ऐड कर दिया, तो अब हमें कैसा सॉल्यूशन मिला, ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिला। कैसा सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। मतलब जब किसी का क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है, वाटर क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है, तो उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। चलिए देखते हैं, फिक्स होते हैं। एक परसेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सेल, जिस जो सॉल्ट बन रहा है उसका एक वन फॉर्मूला यूनिट बनाना है, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, फिक्स होंगे। जैसे 5 water molecules are present in one formula unit of copper sulfate। एक वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कितना पानी है, 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स है। कितने मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो अच्छा, अब एक और सोल्ट देखते हैं, ऐसा ही जैसे अभी तक कॉपर सल्फेट देखा, एक और सोल्ट देखते हैं। ठीक है, तो हम उस सोल्ट में क्या करते हैं, वाटर का क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, जिप्सम। ठीक है, जिप्सम में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स है, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स है। कितने वाटर मॉलिक्यूल्स है, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, और उसका क्रिस्टलाइजेशन करने के बाद क्या आता है, CaSO4.2H2, मतलब कैल्शियम सल्फेट। क्या चीज, ये क्या पढ़ा हमने, कॉपर। अब ये क्यों लिखा मैंने पीओपी में, हालांकि इसका कोई काम नहीं है पीओपी, ये इंपॉर्टेंट है। क्या वो क्वेश्चन क्या पूछेगा, कॉपर सल्फेट में कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स है वन फॉर्मूला यूनिट में, 5। कितने हैं, 5। तो और इसमें पूछ ले, जिप्सम पूछ ले, कैल्शियम सल्फेट में कितने हैं, 2। कितने हैं, 2, ध्यान रखना है। ठीक है जी। और कॉपर सल्फेट जो वाटर ऐड कर दिया जाए तो किस कलर का मिलता है, ब्लू कलर का, और उसको वेट कर दिया जाए तो किस कलर का मिलेगा, व्हाइट कलर का। याद रहेगा बात, ठीक है। ये मैं कलर्स लिखवा चुका हूँ, कलर्स पे हमारी एक अलग से वीडियो आ चुकी है, आप उस पे जाके देख सकते हैं, और मैंने आप लोग रिफर, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इफ वन हीटिंग जिप्सम, अगर हम जिप्सम को हीट करें कितने डिग्री पे, 373 केल्विन। कितने डिग्री पे, 373 केल्विन। कितने पे हीट कर रहे हैं हम, 373 केल्विन पे, 373 केल्विन पे। तो क्या होगा, हमें क्या मिल रहा है, वो क्या, वाटर क्या कर देगा मॉलिक्यूल्स को, वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या कर देगा, लूज कर देगा। भाई जाहिर सी बात है, हीट देंगे तो वाटर के मॉलिक्यूल्स तो उड़ेंगे, तो उड़ेंगे, तो वो क्या बना देगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैसे होता है देखो, कैल्शियम मतलब Ca, कैल्शियम सल्फेट, हेमी मतलब आधा, हेमी, हेमी स्प्रे नहीं बोलते मैथ में, हेमी मतलब आधा, तो हेमी, और H2 मतलब हाइड्रेट, H2 मतलब हाइड्रेट, मतलब कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट हमें मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पीओपी। क्या बोलते हैं, पीओपी। ठीक है, अच्छा जी, पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या फॉर्मूला निकल के आया, CaSO4.12H2O।
नाम क्या निकल के है? कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट, सल्फेट हेमी, हेमी हाइड्रेट, हेमी हाइड्रेट। बात समझ में आई? तो पीओपी का ये एक और नाम भी ध्यान रखना, एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि पीओपी का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम क्या है, आईयूपीएसी नेम क्या है? तो आईयूपीएसी नेम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ठीक है जी। अच्छा जी, अगर हम दोबारा, अच्छा ये किस कलर का होता है? व्हाइट कलर का। यूज कहाँ कहाँ है इसका? तो यूजेस ध्यान रखना, यूजेस कहाँ कहाँ है कि डॉक्टर्स यूज करते हैं इसको किसमें? बोन्स को, फ्रैक्चर बोन्स को दोबारा राइट पोजीशन पे जोड़ने के लिए, सपोर्ट देने के लिए। ठीक है जी, फ्रैक्चर होने के बाद। उसके बाद और क्या यूज होते हैं भाई? टॉयज बनाने में यूज होते हैं, खिलौने बनाने में, और मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन, घरों में नहीं कराते पीओपी, ठीक है, घरों में यूज किया जाता है, डेकोरेशन में पीओपी यूज होती है, और सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए भी पीओपी की जाती है, कई बार उस पर नहीं होते, फर्श पे कराते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर हम क्या करें, पीओपी के अंदर दोबारा से री क्रिस्टलाइजेशन करें, दोबारा से क्या करें, पानी ऐड करें, तो हमें क्या मिलेगा? दोबारा जिप्सम मिलेगा। क्या मिलेगा? जिसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे? दो। अब ये पूछा जा सकता है कि पीओपी में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं? हाफ, हाफ। कितने हैं? हाफ, हेमी। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, तो पीओपी में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स है? हाफ। जिप्सम में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स है? कॉपर का सल्फेट में कितने हैं? याद रहेगी बात। ठीक है, कॉपर सल्फेट में अगर दोबारा से पानी मिला दिया जाए तो किस कलर का बनेगा? ब्लू। अगर मान लो पहली बार पानी को उड़ा दिया जाए तो किस कलर का है? व्हाइट, व्हाइट सोल्ट। ठीक है, याद रहेगी बात। ठीक है, और ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, इस चैप्टर से जितनी वीडियो आप एक बार चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और इस चैप्टर से जुड़े हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, जो डाउट नहीं हो बताइए। ठीक है, कल हम बात करेंगे इससे नेक्स्ट चैप्टर की। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर और इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, एंड सब्सक्राइब एमपी एक्सीलेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।